हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला द स्टूडेंट टाइम्स में। मैं कमलेश शर्मा आज आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन की केमिस्ट्री जैसी चल रही है वो ठीक है, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि आपकी केमिस्ट्री को मैं अच्छा बनाऊंगा। तो आपकी केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज मैं जो आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें से एक क्वेश्चन 100% इस बार आरबीएससी 2022 के एग्जाम में आपको मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन बता रहे हैं उस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, मान लो आपका कोई धातु आयन है जिस पर चार्ज है 2, और उस आयन के लिए मान लो उन्होंने आपको कह दिया कि Z बराबर जो है वो 28 या 29 कुछ भी मान लो है आपका, कुछ भी हो सकता है आपका परमाणु क्रमांक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में अधिकांशतः पूछा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर Z का मान 29 ना आए, कुछ और को दे दें, लेकिन फॉर्म तो वही होगा कि भाई चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैसे ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दें कि चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो म्यू, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n+2। अब हम का धातु लेते हैं, धातु के लिए Z का मान ऊपर कर रखा है 29, इसका मतलब है कि आपका कॉपर है, क्योंकि कॉपर का ही 29 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 और 3d10। लेकिन हमारे पास +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ से आपके बाह्यतम कोश से, तो बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं। तो आपका बचता है 3d9 और ये आपका कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब डी में क्या होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके इस प्रकार से हमने दिखाए हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं उनकी गिनती के अनुसार। तो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर क्या है, हमने आपको फार्मूला दिया कि ये जो n है, तो n यहाँ पर आपका आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है केवल एक में युग्मन नहीं हुआ, यानी कि 1 है, तो आपका म्यू बराबर हो जाएगा √1 1 + 2 यानी कि √3, और √3 का मान होता है 1.732। इसका जो यूनिट होता है वो वॉर मैग्नेट्रॉन होता है। तो आपका चुंबकीय आघूर्ण जो है Z बराबर 29 और +2 आगे इसके लिए आ जाएगा 1.732 वॉर मैग्नेट्रॉन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो संक्रमण तत्व है ये प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं क्यों। तो भाई देखते हैं कि भाई जो आपके संक्रमण तत्व हैं ये प्रबल धात्विक बंध क्यों बनाते हैं। तो होता क्या है कि जो आपके संक्रमण तत्व हैं, तो आपके जो संक्रमण तत्व हैं इनमें क्या होता है, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो अधिक होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो क्या होता है, अधिक होता है, तथा इसमें क्या होता है अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। अयुग्मित डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं आपके प्रबल धात्विक बंधों का निर्माण करते हैं। सीरीज का क्रम आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो आपका संक्रमण तत्व है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है। सिंपल ही इसका आंसर है भाई, और ये बोर्ड की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्या होता है कि जो आपके संक्रमण तत्व है इनमें क्या होता है आपका NS और N-1D इन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा है
वो समान होती है। अब दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान है तो क्या होता है आपका, जब आपका बंध निर्माण होता है तो बंध निर्माण के समय आपका ns और n-1d दोनों कक्षक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये दोनों कक्षक जो हैं भाग लेते हैं। तो इन दोनों कक्षकों के भाग लेने के कारण ही आपके संक्रमण तत्व जो हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि पदार्थ के चुंबकीय गुणों पर, किसकी बात हम कर रहे हैं, चुंबकीय गुणों की बात कर रहे हैं, पर क्या है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन क्या है कि जो आपका पदार्थ के जो चुंबकीय गुण हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है कि जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, हम आपको बता दें कि जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उन पर ताप का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके जो अनुचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात कि अनुचुंबकीय पदार्थों का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उनका चुंबकत्व गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि Zn+2 या Ti+4 आयन जो है वो रंगहीन होते हैं, क्यों। या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अधिकांश संक्रमण आयन जो हैं वो रंगहीन होते हैं, क्यों। तो ये बोर्ड की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आरबीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन 100% इस बात पूछा जाएगा 2022 के एग्जाम में। तो इसके लिए देखो हम आंसर की ओर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि हम Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो Zn+2 इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d10। इसका मतलब है इसका अंतिम कोष जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसी प्रकार से Ti+4 का भी देख लें, इसका होता है एटॉमिक नंबर वाइज, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s0 एंड 3d0। इसका मतलब इसका वायता कोष इस समय 3p है, तो वो भी अलग कोष, तो ये वायता इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब है अब इसकी बात करते हैं, यहां पर इसकी बात करते हैं। तो ये दोनों कक्षक क्या है आपके पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं, तो पूर्ण रूप से कक्षकों का पूर्ण रूप से भरे होने के कारण, अभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं के कारण क्या होता है, इनका स्थायित्व अधिक होता है। भरे होने के कारण स्थायित्व अधिक होता है, जिससे क्या होता है आपका कि ये आपके दृश्य प्रकाश को, ये का मतलब है आपके संक्रमण तत्व या आयन कहते हैं, जिससे आपके संक्रमण आयन दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते, अवशोषित नहीं करते हैं। अब भाई जब ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो ये किस कलर के होंगे, जब इन्होंने दृश्य प्रकाश यानी कि देखने वाला प्रकाश इन्होंने अवशोषित किया ही नहीं, तो इसलिए ये क्या होते हैं आपके रंगहीन होते हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है सीरीज में कि जो आपका सिल्वर परमाणु है, तो सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरे कक्षक यानी कि इसका 4d10 कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, और फिर भी यह आपका संक्रमण तत्व है। कैसे, जबकि आपको पता है कि संक्रमण तत्वों में जिन तत्वों के कक्षक पूर्ण भरे होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। आपको पता होगा जैसे आपका Zn है, Hg है, Cd है, इन तत्वों का कक्षक क्या है आपका पूर्ण भरा होता है।
इनके कक्षक पूर्ण भरे होने के कारण ही इनको संक्रमण तत्व जो है वो नहीं माना जाता है, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहे हैं कि मूल अवस्था में भरा हुआ जो कक्षक है वो पूर्ण है, भरा हुआ कक्षक क्या है, पूर्ण है, फिर भी ये संक्रमण तत्व है। भाई क्यों? कक्षक पूर्ण भरा भी, जबकि आपको बता दिया है कि जिन संक्रमण तत्वों के कक्षक पूर्ण भरे होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, और इसको कहते हैं क्यों। तो देखो बहुत ही अच्छा सा रीजन है, हम आपको बताते हैं इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा चलते हैं रीजन क्यों। अब इसका आंसर देखो क्या, तो होता क्या है कि जो आपका सिल्वर परमाणु है ये क्या करता है, परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कैसे? तो आपका जो Ag परमाणु है वो क्या करता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। कैसे दिखाएगा मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे हम आपको बता दें, मान लो हम इसका एक यौगिक ले रहे हैं AgCl, इसका एक यौगिक AgCl ले रहे हैं, तो AgCl में Ag का जो ऑक्सीकरण संख्या वो +1 है। तो इस दौरान क्या होता है, इसका कक्षक पूर्ण भरा होता है, इसका कक्षक जो है वो क्या है आपका, पूर्ण भरा है। तो जब इसका कक्षक पूरा भरा हुआ है तब तो ये आपका क्या है, अब आप इनको बताया, आपको बता चुके जब कक्षक पूर्ण भरा है तब तक ये क्या है आपका संक्रमण तत्व नहीं है। अब ये क्या होता है कि अब एक आपका हम कंपाउंड बता रहे हैं, जैसे मान लो AgO है या AgF2 है, तो इनमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 होती है। तो जब इनकी ऑक्सीकरण +2 हो जाती है तो इनका कक्षक क्या है, रिक्त हो जाता है, अर्थात आपका 4d9 रह जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये डी कक्षक में क्या हो जाते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, या ये कहते हैं कि ये जो आपका डी कक्षक है वो रिक्त हो जाता है। तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही ये क्या करते हैं, आपके संक्रमण तत्व जो है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली धातुओं के नाम बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको मिश्र धातु के बारे में बताना चाहते हैं। होता है क्या, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो लैंथेनाइड तत्वों के मिश्रण से, अर्थात बहुत सारे जब लैंथेनाइड तत्व जो है ना आपस में मिल जाते हैं तो उनका जो मिक्सचर होता है, तो लैंथेनाइड तत्वों के मिश्रण को तो हम कहते हैं मिश्र धातु। अब इन्होंने ये पूछा है कि मिश्र धातु में अधिकतम मात्रा में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो हम आपको बता दें, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। एक तो है आपका सीडियम धातु जो लगभग 40% होती है, और दूसरी धातु है वो है आपकी लैंथेनम जो आपकी लगभग 44% उपस्थित होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो संक्रमण तत्व है तो इनकी जो कर्ण एंथैल्पी है इसका मान उच्च होता है क्यों, अर्थात संक्रमण तत्वों की जो कर्ण एंथैल्पी है वो उच्च होती है क्यों। तो हम आपको देखो बता दें कि जो आपके संक्रमण तत्व हैं तो जो आपके संक्रमण तत्व हैं तो संक्रमण तत्वों में क्या होते हैं, अयुग्मित डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे होता क्या है, इनके मध्य अननोन क्रिया होती है, या वो भी कैसी, प्रबल, जिससे इनमें प्रबल अंतराण्विक अन्योन क्रियाएं होती हैं। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड मिला है कि प्रबल अंतराण्विक अन्योन क्रियाएं होती हैं। तो प्रबल अंतराण्विक अन्योन क्रिया होने के कारण क्या होता है, इनमें प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। इनमें क्या होता है, प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। अब आप सबको पता है कि भाई प्रबल धात्विक बंध होगा, धात्विक बंध जो है वो कैसा होगा आपका, प्रबल। तो प्रबल धात्विक बंध होने के कारण क्या होता है, अब इस बॉन्ड को यदि हम तोड़ेंगे तो हमें क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर धातु बंध जो है वो आपका कैसा है, प्रबल है, तो प्रबल धातु बंध को तोड़ने के लिए क्या होगा, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी के लिए क्या हो जाता है, जो आपके संक्रमण तत्व हैं उनकी कण एंथैल्पी जो है वो उच्च हो जाती है। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो आपके संक्रमण धातु हैं या हम ये कहते हैं कि संक्रमण यौगिक है, वो क्या होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक हैं, क्यों? तो हम आपको बता दें कि इसके दो रीजन है। होता क्या है कि एक तो इनमें आयुर्वेद डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरा इसका क्या है, दूसरा ये है कि जो आपके संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व जो है वो आपके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आयुर्वेद डी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण तथा संक्रमण तत्व जो है आपके वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इन दो रीजन के कारण क्या होता है आपका, ये एक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। होता क्या है कि डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही भाग लेंगे तो क्या करेंगे, ये आपके एक अस्थायी माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, जिसे ये क्या करते हैं, उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं रासायनिक दृष्टि से वापस मूल अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, संक्रमण तत्व या यौगिक जो हैं वो अच्छे उत्प्रेरक। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो संक्रमण तत्व है इनका गलनांक हो या क्वथनांक हो वो उच्च होता है, क्यों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। आपका संक्रमण तत्व है या संक्रमण धातु है, कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है कि जो आपके संक्रमण धातु है, तो संक्रमण धातुओं में क्या होता है, आपका प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। तो प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, प्रबल धात्विक बंध पाए जाने के कारण ही इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन का क्रम जो है कल आगे बढ़ाएंगे। और आपसे यही एक निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।